70 के दशक के शुरुआती सालों की बात है। उस वक्त भारत परमाणु अप्रसार संधि का पक्षधर था। इस संधि के तहत कुल 5 मुल्कों को ही परमाणु तकनीक विकसित करने की छूट थी। ये थे अमेरिका, सोवियत रूस यानी सोवियत संघ, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के कहने के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति विकसित करने ही लगे थे। साल 1966 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। एक साल बाद ही उन्होंने परमाणु बम बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों को सोवियत रूस भेजा गया, जहां उन्होंने परमाणु क्षमताओं और रिएक्टर्स को समझा जो रशियन मॉडल, रशियन डिजाइन के थे। वहां से प्रेरित होकर भारतीय वैज्ञानिकों ने पूर्णिमा नाम से एक रिएक्टर विकसित किया, जो प्लूटोनियम यानी परमाणु बम बनाने में काम आने वाला रेडियोधर्मी पदार्थ इस्तेमाल करता था। कुछ ही सालों में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली, लेकिन 1969 से लेकर 1971 तक एक समय ऐसा था जब इंदिरा गांधी को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। इसी दौरान पार्टी में टूट हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, राजाओं की प्रिवी पर्स बंद हुए और बांग्लादेश युद्ध भी हुआ। ऐसे में उन्होंने परमाणु परीक्षण को डेफर किया, टाला। हालांकि 1971 की जंग के बाद वैज्ञानिक इंदिरा गांधी पर परमाणु परीक्षण करने के लिए जोर डालने लगे कि अब हमारी तैयारी पूरी हो गई तो अब हमें एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। साल 1974 में दुनिया के कई देशों ने 37 परमाणु विस्फोट किए थे। इनमें से 19 अकेले सोवियत रूस ने किए थे और 9 अमेरिका ने। फ्रांस, चीन और इंग्लैंड भी सूची में शामिल थे। अखबारों में इन देशों की ताकत पर लेख लिखे जा रहे थे। इसी साल 18 मई के दिन, समय 8:05, जगह पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान, 107 मीटर नीचे जमीन में गड़ी 1400 किलो वजनी और 1.25 मीटर चौड़ी एक चीज तेज धमाके के साथ फटी और आसपास की धरती को हिला गई। अमेरिका और बाकी मुल्कों ने कहा भारत ने परमाणु विस्फोट कर दिया। भारत ने कहा कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। दुनिया ने पूछा कैसे? जवाब मिला कि ये शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया प्रयोग है और शांति और बुद्ध एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए दुनिया ने मानने से तब कर दिया इनकार। पोखरण में हुए परीक्षण से भारत अब गैर आधिकारिक रूप से उस समूह में शामिल हो गया जहां अब तक सिर्फ 5 देशों का ही राज था। जाहिर है उन्हें दिक्कत तो होनी थी। उनके क्लब में कोई घुस आया था जो उनको लगता था कि यहाँ बिलोंग नहीं करता। दुनिया भर में इस पर चर्चा होने लगी, परमाणु परीक्षण की निंदा होने लगी। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जो लगातार बम दागे जा रहा था। गुमा भी दिए उन्होंने कई परमाणु बम। कनाडा और अमेरिका ने भारत के परमाणु रिएक्टर्स को दिए जाने वाले रेडियो एक्टिव ईंधन और हैवी वाटर की सप्लाई पर रोक लगा दी। मई 1974 में ही आनन फानन में परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना दिया और भारत को परमाणु सामग्री, उपकरण और परमाणु तकनीक निर्यात किए जाने पर बैन लगाया। इस ग्रुप ने नियम बना दिया कि जो देश परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर साइन नहीं करेगा, उसके साथ परमाणु व्यापार नहीं किया जाएगा। यानी अब भारत के लिए असैन्य परमाणु सामग्री, उपकरण और तकनीक को लेकर भी दरवाजे बंद हो गए। भारत ने एनपीटी को भेदभावपूर्ण बताते हुए कभी उस पर साइन नहीं किया। फिर कैसे 2008 में अमेरिका ने भारत से परमाणु डील कर ली। जब ये डील हुई तो लेफ्ट पार्टियों ने मनमोहन सिंह की सरकार से किस बात पर समर्थन वापस ले लिया। फिर 13 साल बाद लेफ्ट पार्टियों के इस फैसले को लेकर एक भारतीय अधिकारी ने क्या खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले में चीन का नाम कैसे सामने आए, ये सब कुछ आप जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज हम बात करेंगे 2008 में हुई भारत अमेरिका परमाणु डील के बारे में। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी द्वारा भारत पर लगाए गए बैन की वजह से उससे एक परमाणु शक्ति तो माना जाता था, मगर परमाणु से जुड़े बाकी मामलों में उसे अछूत माना जाता था। उसे एनपीटी का हवाला देकर परमाणु तकनीक से दूर कर दिया गया था। दरवाजे बिल्कुल बंद थे और इस वजह से देश में बड़े स्तर पर बिजली का उत्पादन हो नहीं पा रहा था परमाणु तरीके से, न्यूक्लियर पावर। भारत इस मौके की तलाश में था कि कहीं से भी इस मामले में कुछ बात बने। इसमें अमेरिका उसकी मदद कर तो सकता था, लेकिन अमेरिका को लेकर भारत का तजुर्बा कुछ ऐसा था कि सरकारें उससे हाथ मिलाने से डरती थी। भारत के नेता उसे शक की निगाह से देखते थे और इसी वजह से भारत से अमेरिका की दूरियां थी। संबंध कुछ ऐसे थे कि आजादी के बाद 53 साल तक अमेरिका के केवल 3 राष्ट्रपति ही भारत के दौरे पर आए। दरअसल अमेरिका लंबे समय से भारत को गुट निरपेक्ष खेमे का नेता मानता था। उसका मानना था कि भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर है। भारत अपने अधिकांश हथियार भी रूस से ही लेता था, सोवियत संघ से, फिर बाद में रूस से। यही वजह थी कि शीत युद्ध के दौरान उसके बाद के साल अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा। अमेरिका भारत की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले
पाकिस्तान से संबंधों पर पड़ने वाले असर को जरूर ध्यान में रखता था। 2004 में भारत में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं सोनिया गांधी के आशीर्वाद से। 2005 के जुलाई महीने में उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान मनमोहन सिंह ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एक ऐसे मुद्दे पर सहमति ली जिसने सभी को हैरान किया, और ये सहमति थी असैन्य परमाणु समझौते को लेकर। हालांकि अमेरिका ने इसके लिए दो बड़ी शर्तें रखी। पहली कि भारत अपनी नागरिक और सैन्य परमाणु गतिविधियों को अलग अलग स्थापित करेगा। दूसरी कि परमाणु तकनीक और सामग्री दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA भारत के परमाणु केंद्रों की निगरानी कर सकेगी। मनमोहन सिंह इन शर्तों पर तुरंत तैयार हुए, होते भी क्यों, परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म भी होने को था। लेकिन एक सवाल था कि यह सब होगा कैसे, क्योंकि NPT पर तो भारत साइन करने को तैयार नहीं था। ऐसे में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप द्वारा भारत के परमाणु व्यापार पर लगाया बैन कैसे हटता। अब अमेरिका का हाथ भारत के सिर पर आ चुका था, जिसका लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप और संगठन में दबदबा बना हुआ था। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने अमेरिका के कहने पर भारत को परमाणु व्यापार के लिए विशेष छूट देने का ऐलान किया। यह ऐलान आज के दिन 7 सितंबर 2008 को हुआ था। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से हरी झंडी मिलने के बाद 8 अक्टूबर 2008 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर की औपचारिकता को भी पूरा कर दिया। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल यह कि अमेरिका की भारत को लेकर कूटनीति में अचानक से 180 डिग्री का घुमाव कैसे आ गया, कैसे बदल गया सब। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है, न ही कोई स्थायी शत्रु। कुछ स्थायी होता है तो वो है हित पूरे होने चाहिए, चाहे हमारे किसी के हो। अमेरिका भी यहां अपने कुछ हितों को साध ही रहा था। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता थी चीन की बढ़ती हुई सैन्य ताकत। भारत के जरिए वो भारत प्रशांत क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक हम जिसको कहते हैं, वहां चीन के करीब अपनी पैठ बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा उसने भारत के सामने जो 2 शर्तें रखी थी, उसने अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर डर खत्म ही किया एक तरह से। दुनिया भर में चीन इस डील का विरोध कर रहा था और भारत के अंदर विपक्षी पार्टी भाजपा। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के लिए परेशानी बीजेपी नहीं, लेफ्ट पार्टीज थी, क्योंकि वो यूपीए गठबंधन में शामिल थी। मतलब सरकार के अंदर से ही विरोध के स्वर आ रहे थे। लेफ्ट पार्टियों का कहना था कि यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों पर खरा नहीं उतरेगा। इस समझौते पर अमल करने से देश की स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ जाएगा और देश की कूटनीतिक स्वायत्ता पर अमेरिका की छाप पड़ जाएगी। यह समझौता भारत की संप्रभुता और सामरिक आजादी के लिए भी खतरा बताया गया। वामपंथी पार्टियों के मुताबिक यह अमेरिका की तरफ से फेंका गया एक जाल था, जिसका मेन मकसद भारत को सैन्य और रणनीतिक स्तर पर खुद से बांधना, एक तरह से एलाई बना लेना है। लेफ्ट ने इस डील का इतना तीखा विरोध किया कि सरकार से समर्थन तक वापस लिया। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों के इस निर्णय ने मनमोहन सिंह के आगे बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। सरकार को सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ा, जहां बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर सरकार के विरोध में वोट किया। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने 19 मतों से यह विश्वास मत जीत ही लिया था। इस घटना के 13 साल बाद पूर्व विदेश सचिव और चीन में लंबा समय गुजारने वाले विजय गोखले ने अपनी किताब द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएटेड विद इंडिया लॉन्च की। लॉन्चिंग के बाद इस किताब पर जमकर बवाल हुआ। दरअसल इसमें लेफ्ट पार्टियों के मनमोहन सरकार से समर्थन वापस लेने को लेकर काफी कुछ लिखा गया था। विजय गोखले ने लिखा, वामपंथी पार्टियों ने परमाणु डील का विरोध करने का फैसला चीन की वजह से लिया। 2008 में चीन ने भारत में लेफ्ट पार्टियों के साथ अपने करीबी संबंधों का इस्तेमाल किया। उसने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को तोड़ने के लिए भारत के अंदर राजनीतिक विरोध शुरू करवाया। विजय गोखले दावा करते हैं, भारत की वामपंथी पार्टियां, CPM और CPI के शीर्ष नेताओं ने चीनी अधिकारियों के साथ बैठक या इलाज के लिए चीन की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान इन्होंने चीनी अधिकारियों के साथ एक सौदे पर चर्चा भी की। हालांकि लेफ्ट पार्टियों ने विजय गोखले के इन आरोपों को गलत बताकर खारिज किया। मगर आज देखें तो इस पूरे मामले पर लेफ्ट पार्टियों की बात कुछ हद तक सच साबित होती दिखती है। वो ये कि इस डील से भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में फायदा उतना नहीं मिला। भारत अमेरिका की इस डील को अब 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन असैन्य परमाणु सहयोग आगे नहीं बढ़ पाया है। इसके बाद जो नए रिएक्टर लगाने को लेकर समझौते हुए थे, उनमें से अब तक एक भी नहीं लगा है। हालांकि इस डील ने भारत के लिए दुनिया भर का परमाणु बाजार खोला, जिससे जरूर फायदा हुआ। कहते हैं कि 1980 के दशक में राजीव गांधी और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के निजी संबंध बेहद शानदार थे, लेकिन इसके बाद भी मौसम की जानकारी देने वाला सुपर कंप्यूटर तक भारत को बेचने में अमेरिका पूरा भरोसा नहीं कर रहा था।
लेकिन आज 2022 में न केवल भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है, बल्कि अमेरिका ने उसे नाटो देशों जैसा दर्जा भी देकर रखा है। अब तक शायद यही 2008 के समझौते का सबसे बड़ा हासिल है। एक हासिल और है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर डील्स हुई हैं, सारी की सारी इस न्यूक्लियर डील के बाद ही हुई हैं। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।